लेक्चर 1.6 कूलाम्स लॉ। लेकिन इसे शुरू करने के पहले हम थोड़ा कूलाम सर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनका पूरा नाम चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलोम था। सेकेंड पॉइंट, ये फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे। थर्ड पॉइंट, इनका जीवन काल 1736 टू 1806 तक रहा। राइट साइड में हमने कुछ समरी बना दी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है बिगेन हिज करियर एज अ मिलिट्री इंजीनियर इन द वेस्ट इंडीज, मतलब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिलिट्री इंजीनियर से की थी। सेकेंड पॉइंट, इन 1776 ही रिटर्न टू पेरिस एंड रिटायर टू अ स्मॉल स्टेट टू डू हिज साइंटिफिक रिसर्च। 1776 में ये रिटायर हुए और इन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च शुरू की। थर्ड पॉइंट, इन 1785 he invented a torsion balance to measure the quantity of a force and used it for determination of forces of electric attraction or repulsion between small charged sphere। मतलब फाइनली 9 साल की मेहनत के बाद 1785 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया टॉर्जन बैलेंस, जिसकी हेल्प से दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को डिटरमाइन किया, और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, या कूलाम सर के सम्मान में कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कूलाम्स लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट पॉइंट, अभी तक हमने देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपल कर रहे थे, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल करेंगे, तो ये बात हमें कूलाम्स लॉ बताता है। मतलब कि एक लाइन में बोलें तो कूलाम्स लॉ हमें इंटरेक्शन ऑफ चार्ज बताता है। सेकेंड पॉइंट, हमने यहां पे समझने के लिए एक चार्ज ले रखा है पॉजिटिव, जिसका नाम है Q1, और उससे r डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव Q2 चार्ज ले रखा है। तो सिंपल सी बात है, सभी को समझ में आ रहा है कि दोनों चार्ज अगर सिमिलर टाइप के पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये Q1 चार्ज इस Q2 को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखें तो वो होगी F21। F21 क्यों? क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस 1 चार्ज के कारण जो 2 पे फोर्स लगेगा F21, और ये Q2 भी इस Q1 पे फोर्स लगाएगा। मतलब कि अगर हम इसको लिखें तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा F12 वेक्टर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये जो फोर्स ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे लगाएंगे, कूलाम ने हमें ये बताया कि ये फोर्स इन दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी ज्वाइनिंग पर ये फोर्स लगते हैं। इसलिए हमने यहां पे एक लाइन लिखी कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज, और क्योंकि ये इनके सेंटर से सेंटर पे लग रहे हैं इसलिए इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मतलब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्स फोर्स, ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये Q1 और Q2 चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वैल्यू थी F21 और F12। तो कूलाम ने हमें ये बताया कि ये जो फोर्स है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब न्यूटन थर्ड लॉ आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21। मतलब ये कि ये जो दोनों फोर्स F21 और F12 जो दोनों चार्ज एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे पर डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जिसमें लिखा है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं कि ये पॉइंट चार्ज की सिंपल डेफिनेशन को आप लोगों को समझाते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चार्ज को पॉइंट पर एज्यूम कर सकें तो वो पॉइंट चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमारे पास एक पॉइंट साइज का चार्ज है तो हम इसे एक पॉइंट चार्ज कह सकते हैं।
मतलब कि ये जो हमने Q पॉइंट चार्ज ले रखा है, जो पॉइंट साइज का है, तो हम इसे, इस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहेंगे। लेकिन क्या हमने जो ये चार्ज्ड स्फीयर बॉल बना रखी है, क्या ये भी पॉइंट चार्ज हो सकती है? देखो, पॉइंट चार्ज का मतलब सिंपल सा है, ऐसा चार्ज जो बिखरा हुआ ना हो, ऐसा चार्ज जिसको हम किसी पॉइंट पर एज्यूम कर सकें। तो यहां पर जो हमने ये चार्ज्ड बॉल, ये पॉजिटिव चार्ज बॉल और ये नेगेटिव चार्ज बॉल हमने ले रखी है, क्या ये पॉइंट चार्ज हो सकती है? अगर आपका आंसर है कि ये पॉइंट चार्ज नहीं हो सकती है, तो आप गलत हैं। ये दोनों चार्ज बॉल भी पॉइंट चार्ज हो सकती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में हमने ये नहीं बोला है कि पॉइंट चार्ज मतलब कि एक पॉइंट जैसा दिखे या पॉइंट हो। हमने ये बोला है कि अगर हम किसी चार्ज को पॉइंट पर एज्यूम कर सकें, तो पॉइंट पर कैसे एज्यूम करेंगे उसको समझते हैं। सपोज कि ये जो दोनों पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर बॉल है, इनको अगर हम 1 किलोमीटर दूर रख दें, तो आपको ये दोनों पॉजिटिव चार्ज बॉल एक पॉइंट जैसी दिखेगी। मतलब इन पर जो चार्ज होगा वो भी आपको पॉइंट जैसा दिखेगा। तो उस कंडीशन में हम इन दोनों चार्ज्ड स्फीयर को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। मतलब अगर हम डेफिनेशन की बात करें पॉइंट चार्ज की, तो हम ये लिख सकते हैं कि टू चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज व्हेन द डायमेंशन ऑफ बोथ चार्ज बॉडी इज नेग्लिजिबल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दोनों चार्ज बॉडी के बीच की डिस्टेंस, उनकी डायमेंशन मतलब उनकी साइज के कंपेयर में कई ज्यादा है, तो ऐसी चार्ज्ड बॉडी को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। पॉइंट 6, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसके मतलब को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास दो चार्ज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अगर हम इसकी बजाय दो ऐसे चार्ज ले लें जिनका मैग्नीट्यूड हम डबल कर दें, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 2 कूलम कर दें, तो इस सिचुएशन में दोनों का फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सिंपल सी बात जो हमें समझ में आ रही है कि अगर दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड और बढ़ाओगे, उनमें और चार्ज दोगे, तो उनका फोर्स भी इंक्रीज होगा। पर आप में से कई स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि Q1 Q2 को इंक्रीज करते जाएंगे तो F जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन सर आपने यहां पे ये मोड क्यों लगाया? तो पहले समझो कि ये जो मोड होता है ये किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज Q1 पॉजिटिव है और जो दूसरा चार्ज Q2 नेगेटिव है, मतलब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इनमें भी अगर हम वही सेम कंडीशन करें कि एक पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दें और एक नेगेटिव चार्ज को भी इंक्रीज कर दें, मतलब अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस कंडीशन में भी इनका फोर्स इंक्रीज होगा। जब हम दोनों पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब इस कंडीशन में भी इनका रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा। मतलब ये कि हमें यहां फोर्स के मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके नेचर से मतलब नहीं है। इसलिए हमने इक्वेशन लिखी है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, जिसको हमने यहां इक्वेशन नंबर 1 बना रखा है। पॉइंट 7, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अभी हम डायग्राम में समझ के आए थे, R दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी, तो इन्होंने बोला है कि जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमने नीचे एक लाइन लिख दी है, इट फॉलोस इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहां पे कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन को कैसे किया जाता है? जो कॉमन टर्म होती है इक्वेशन में उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे यहां पर लेफ्ट साइड में एफ लिख रखा है तो हमने एफ लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइंस हैं तो हमने यहां प्रोपोर्शन के साइन लगा दिए। इसके न्यूमरेटर में Q1 Q2 है तो हमने Q1 Q2 लिख दिए, और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है तो यहां पे हमने R स्क्वायर लिख दिया।
इसी को हम कहते हैं कूलाम्स लॉ। आप सब जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट टर्म लगती है, और यहां पे हमने कांस्टेंट टर्म k यूज कर रखी है, तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे ही हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। अब आप इसे कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। इन 1785 द फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलोम experimentally measure the electric force between a small charged sphere. His observation is known as Coulomb's law. मतलब 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलोम ने अपने एक्सपेरिमेंट में मेजर किए इलेक्ट्रिक फोर्स को स्मॉल स्फीयर के बीच में, और इनके इस एक्सपेरिमेंट को हम कूलोम्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज, मतलब कि जो दोनों फोर्स लग रहा है चार्ज के बीच में, रिपल्शन और अट्रैक्शन मतलब कि इंट्रैक्शन वाला फोर्स, वो नंबर फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज के, और सेकेंड पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस के। हम अगर डायग्राम में समझ रहे हैं, जैसे कि हमने एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 ले रखा है और उनके बीच की अगर डिस्टेंस r है, देन इफ टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are separated by distance r, then F directly proportional to Q1 Q2 equation first and F inversely proportional to r square equation second। फिर इन इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कूलोम्स लॉ में हम पढ़कर आए F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि यहां पर ये K कौन है, तो K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर फर्स्ट मीडियम बिटवीन चार्ज, मतलब दो चार्ज के बीच में क्या मीडियम रखा हुआ है उस पर K की वैल्यू डिपेंड करती है, और दूसरे नंबर पे हमने लिखा है सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, मतलब कि हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें भी K की वैल्यू डिपेंड करेगी, या ये बोल सकते हैं कि चेंज होती है। अब आज हम हमारे इस लेक्चर में मीडियम की कोई बात नहीं करेंगे, मतलब जो दो चार्ज आज के हमारे इस लेक्चर में प्लेस्ड हैं वो एयर में है, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम में है, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्री स्पेस में। इसकी बात हम हमारे आने वाले लेक्चर नंबर 1.9 में करने वाले हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ K की वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद कर लीजिए कि जो K की वैल्यू है SI सिस्टम में 9 × 10⁻9 होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो वो आप में को मैं निकालना यहां पे समझा रहा हूं। फॉर्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम यहां से K की वैल्यू निकालना चाहें तो F का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे R स्क्वायर से, और ये Q1 Q2 डिवाइड में चला जाएगा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं K इज इक्वल टू F का मल्टीप्लीकेशन R से कर रहे हैं, मतलब कि F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो बिल्कुल आसान काम है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R मतलब यहां पे हमने डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज ले रखा है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, R का स्क्वायर लगा है इसलिए हम स्क्वायर लगा देते हैं। आगे बात करते हैं Q है चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलोम, और यहां पर दो चार्ज है मतलब कूलोम इंटू कूलोम मतलब कूलोम स्क्वायर। अब अगर हम इसकी पूछें कि CGS यूनिट, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ K की वैल्यू डिपेंड करती है, तो K की वैल्यू CGS यूनिट में क्या होगी, तो उसको समझने के लिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि SI सिस्टम में K की वैल्यू थी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो K की वैल्यू मिलेगी हमें 9 × 10⁻9। अब न्यूटन जो है वो SI यूनिट होती है फोर्स की, लेकिन CGS यूनिट फोर्स की डाइन होती है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और मीटर जो है वो SI यूनिट होती है डिस्टेंस की, और डिस्टेंस की CGS यूनिट सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर 10⁻², 1 मीटर
2 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, लेकिन यहां पर मीटर का स्क्वायर है इसलिए 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा। अपॉन बात आती है कूलोम की, तो कूलोम जो है वो एसआई यूनिट होती है चार्ज की, और चार्ज की ESU मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो होती है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मतलब यहां पर इसका होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि कूलोम का स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 10⁵। अब 10⁻² का होल स्क्वायर मतलब इंटू 10⁴ अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 10⁹ का स्क्वायर मतलब 10⁻18 और ये बनेगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का भी होल स्क्वायर। सामने दिख रहा है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आगे 10⁹, 10⁵ और 10⁴ ये टोटल मिलके बनेंगे 10⁻18 मतलब कि ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपको k की वैल्यू मिलेगी 1। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एसआई यूनिट में k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है और सीजीएस यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है। सीजीएस यूनिट में k की वैल्यू होगी 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर। अब इस लेक्चर को देखने के पहले कई स्टूडेंट अपनी बुक्स में k की वैल्यू 1/4πε0 पढ़ चुके होंगे, जिसके बारे में हमने नहीं बताया है क्योंकि हमने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर 1.9 बनाया है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए ये जो ई यहां पे दिख रहा है ये ई नहीं है, एप्सिलॉन है जो ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है और इसका यहां पे मतलब परमिटिविटी से है। जो k की वैल्यू हमने 9 × 10⁹ पढ़ी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 8.98755 × 10⁹ होती है, लेकिन आपको 9 × 10⁹ ही याद रखना है और यहां हमने इसकी यूनिट लिख दी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। कई बार क्लास में स्टूडेंट अपने टीचर्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर वैल्यू कहां से आई है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कूलाम ने जो अपने 9 सालों का एक्सपेरिमेंट किया था उससे उन्होंने इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है। आपकी क्लास का कोई भी टीचर मैं भी इसको यहां पे कैलकुलेट करके आपको वीडियो में नहीं बता सकता हूं। और रही बात एक्सपेरिमेंट की, तो आपको एक्सपेरिमेंट में उलझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम कूलाम्स लॉ से रिलेटेड एक डेफिनेशन यूनिट चार्ज या फिर इसी को 1 कूलोम कहा जाता है इसको समझते हैं। कूलाम्स लॉ से हम पढ़ के आए हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अभी हमने यह भी पढ़ा है कि जो K की वैल्यू होती है फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर के लिए 9 × 10⁹ होती है। तो हम इस इक्वेशन को F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए वैल्यू 1 कूलोम की, मतलब हमें कहीं ना कहीं यह समझ में आ रहा है कि यार Q की वैल्यू 1 आना चाहिए। इस इक्वेशन में अगर हम दिमाग लगाएं कि Q की वैल्यू 1 कब आ सकती है, तो Q की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब हम इस 9 × 10⁹ को कैंसिल कर पाए, और ये 9 × 10⁹ तभी कैंसिल होगा जब F की वैल्यू 9 × 10⁹ हो जाए। तो हमने बोला कि अगर F की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 9 × 10⁹ न्यूटन रख दें और R की वैल्यू अगर हम 1 मीटर रख दें तो उस कंडीशन में Q की वैल्यू 1 आ सकती है। चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में F की प्लेस पर 9 × 10⁹, तो ये बनेगा 9 × 10⁹ इक्वल क्या चल रहा है 9 × 10⁹ एज इट इज 9 × 10⁹। इसके बाद Q1 और Q2 हम सिमिलर चार्ज ले रहे हैं। यहां पे एक लाइन और लिख लेते हैं कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q, मतलब Q1 Q2 सिमिलर चार्ज हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q × Q और अपॉन में R स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर।
तो इस सिचुएशन में 9 to 9 कैंसिल होगा, 10 to the power 9 to 10 to the power 9 कैंसिल होगा। फाइनली आपके पास इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा q इंटू क्यू, मतलब कि q स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो ये तो आपको समझा दिया मैंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आप थ्योरी के फॉर्म में डेफिनेशन लिखना चाहें तो लेफ्ट साइड में हमने यूनिट चार्ज या फिर 1 कूलोम की डेफिनेशन लिख रखी है। यूनिट चार्ज और 1 कूलोम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। इस पूरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में ये सारी बातें हम बता चुके हैं। फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि 1 कूलोम या फिर यूनिट चार्ज वो क्वांटिटी होगी जब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फोर्स लगाएंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का। दोनों इक्वल चार्ज होंगे, मतलब कि Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, और चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए होंगे। अब हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ को, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। इसको समझने के लिए हम राइट साइड में हमारे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि जो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉइंट साइज के या पॉइंट चार्ज क्यों होना चाहिए, एक्सटेंडेड चार्ज पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है। तो समझते हैं एक एग्जांपल से। यहां पे हमने एक बॉडी ले रखी है जिसपे कि चार्ज बिखरा हुआ है या बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड है, और इसी के पास में मतलब क्लोज हमने एक और नेगेटिव चार्ज बॉडी ले रखी है। क्योंकि दोनों चार्ज बॉडी नेगेटिव है इसलिए ये एक दूसरे को रिपल करेगी, तो डेफिनेटली इनके जो चार्ज होंगे ये भी रिपल होंगे। मतलब ये नेगेटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज से रिपल होंगे, तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज ये इस साइड आने की कोशिश करेंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिपल होकर के इस साइड आने की कोशिश करेंगे। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर की लाइन जॉइनिंग के बीच में लगता है। मतलब जब ये चार्ज इस साइड आने लगेंगे तो इनका सेंटर अब यहां नहीं होते हुए यहां हो जाएगा, और ये जो चार्ज रिपल होके इस साइड आए हैं रिपल्शन के कारण इन सभी चार्ज का सेंटर भी यहां हो जाएगा। मतलब ये कि अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का भी एग्जांपल ले सकते थे। अगर पॉजिटिव चार्ज लेते नेगेटिव चार्ज लेते तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते, और उस कंडीशन में इन दोनों का जो सेंटर है वो पास में आ जाता। मतलब दोनों ही सिचुएशन में आर की वैल्यू चेंज हो रही है, और आर की वैल्यू चेंज हो रही है मतलब कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड नंबर पॉइंट हमने बनाया है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों चार्ज का रेस्ट पर होना जरूरी है। अब यहां पे एक बात आती है कि चार्ज का रेस्ट पे होना जरूरी है तभी कूलम्ब्स लॉ लगेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों चार्ज मोशन में होंगे तो कूलम्ब्स लॉ उस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सर अगर एक चार्ज रेस्ट पर है और एक मोशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आपको बता दूं मैं कि उस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। मतलब ये कि कूलम्ब्स लॉ तब एप्लीकेबल नहीं है जब दोनों चार्ज मोशन में हो। अगर एक चार्ज रेस्ट और एक चार्ज मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। दोनों चार्ज रेस्ट पर है तो भी एप्लीकेबल है, पर दोनों चार्ज अगर मोशन में है तो कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड लिमिटेशंस पर। द सेपरेशन बिटवीन चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज 10 to the power -15 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि कूलम्ब्स लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 10 to the power -15 मीटर से ज्यादा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों चार्ज का सेपरेशन 10 to the power -15 मीटर से कम हुआ तो उस सिचुएशन में दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लग जाएगा। और हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज को बांध कर रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा और उस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ वर्क नहीं कर पाएगा। अब हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ गोल्डन की पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन को ऐड किया है। व्हेन द डायमेंशन ऑफ चार्ज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जब
दो चार्ज की डायमेंशन उनके बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो तो ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कुलाम्स लॉ हैज बीन वेरीफाइड अवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम एटॉमिक डायमेंशंस टू मैक्रोस्कोपिक डायमेंशंस। मतलब कुलाम्स लॉ जो है वो मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन से लेकर के तो एटॉमिक डायमेंशन तक एप्लीकेबल होता है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि कुलाम्स लॉ एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। थर्ड पॉइंट, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज करेस्पॉन्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। हमने पढ़ा है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और हमने कुलाम्स लॉ पढ़ा है F इज इक्वल टू K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों फोर्स या दोनों लॉ एक दूसरे के इक्विवेलेंट करेस्पॉन्डिंग होते हैं, और इसको हम डिटेल में हमारे लेक्चर 1.8 में समझने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है, और कितना स्ट्रॉन्ग होगा, 10 टू द पावर 39 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट, अ टॉर्जन बैलेंस इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर अ फोर्स। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हम जिस डिवाइस से मेजर करेंगे उसे हम टॉर्जन बैलेंस कहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दोनों चार्ज की लाइन जॉइनिंग पर लगता है। सेवंथ नंबर पॉइंट, लाइन जॉइनिंग पर फोर्स लगता है और सेंटर से सेंटर लगता है, इसलिए सेवंथ पॉइंट हमने बनाया है कूलॉम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। एट्थ पॉइंट, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। मतलब कि ये जो फोर्स है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। नाइन्थ नंबर पॉइंट हमने बना रखा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब कि तीसरे चार्ज की प्रेजेंट और अब्सेंस से ये फोर्स डिपेंड नहीं करता है। टेंथ पॉइंट हमने बनाया है कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। कूलॉम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। और 11th पॉइंट हमने बनाया है कूलॉम्स फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब ये कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन समझ लीजिए सबसे पहले तो, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस पर हम कुछ भी वर्क डन करते हैं तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर आप कूलॉम्स फोर्स से कुछ भी वर्क करेंगे तो वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं।